उत्तरी यूनान के तट के साथ साथ बॉस्पोरल में और काला सागर के तटीय क्षेत्रों को मिलाकर इटली में 150 से अधिक बस्तियों की स्थापना की गई। बस्तियां बसाने का मुख्य प्रोत्साहन था कृषि के लिए अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराना और बढ़ती आबादी को रहने की जगह देना। अन्य सभ्यताओं द्वारा स्थापित की गई बस्तियों, जैसे कि एशिया माइनर में मिलेटस, ने भी यूनान वासियों को विस्तार करने के लिए उकसाया। मुखिया प्रधान व्यवस्था के स्थान पर कुलीन वंश के विकास के साथ ही नगर राज्य की संकल्पना मूर्त रूप लेने लगी। वंशों के बीच प्रतिस्पर्धा का नतीजा यह हुआ कि जो सबसे शक्तिशाली था उसके आगे सब झुक गए। इन शक्तिशाली व्यक्तियों को तानाशाह एवं निरंकुश शासक कहा गया, क्योंकि उन्होंने अभिजात वर्ग के अंदर और वंश केंद्रों के बीच पूर्ण सत्ता संघर्ष में प्रभुत्व प्राप्त किया था, क्योंकि वे प्रायः नाम मात्र के लिए वंश सदस्य होते थे। अतः निरंकुश शासन की सफलता ने सत्ता का एक नया मानदंड बना दिया, जन्म की अपेक्षा योग्यता। नगर राज्य के विकास में यह परिवर्तन एक महत्वपूर्ण कारण बना, अर्थात यह निर्णय किया गया कि नगर राज्य राजनीतिक दृष्टि से एक संगठित समुदाय होना चाहिए। उसका भूभाग औसतन 200 वर्ग किलोमीटर होना चाहिए तथा किसी छोटे शहरी केंद्र को उसका आधार बनाया जाना चाहिए। जब 1 से 3 पीढ़ियों के बाद तानाशाहों का तख्ता पलट दिया गया, तो उनके द्वारा बनाया गया संस्थानीकृत ढांचा बचा रह गया और वह आधुनिक विश्व की एक महत्वपूर्ण विरासत बन गया। स्पार्टा और एथेंस ने अपनी राजनीतिक गतिविधि में समाज के अधिक बड़े क्षेत्रों को शामिल करके राज्यों का निर्माण किया और इस तरह लोकतंत्र की बुनियाद रखी गई। ईपू 8वीं शताब्दी और 7वीं शताब्दी के आरंभ में स्पार्टा का विकास एक युद्धप्रिय नगर राज्य के रूप में आरंभ हुआ, जिसमें एक कठोर सामाजिक व्यवस्था और एक सरकार के साथ साथ सभी नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक सभा भी थी। इस बीच एथेंस सबसे बड़ा नगर राज्य बन गया, जिसमें एटिक प्रायद्वीप के कई क्षेत्र जुड़ गए थे। उच्च कुल के सोलोन के नेतृत्व में एथेंस में एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था विकसित हुई जिसमें सत्ता का आधार अभिजात वर्ग में जन्म लेने के बजाय धन दौलत को बनाया गया। इस प्रकार स्पार्टा और एथेंस ने भिन्न भिन्न तरीकों से राज्यों का निर्माण किया। ऐसा करते हुए उन्होंने अपनी राजनीतिक गतिविधि में समाज के अधिक व्यापक क्षेत्रों को शामिल किया और लोकतंत्र की बुनियाद रखी। किसी भी पिछले समाज ने ऐसा नहीं किया था। इनॉटपू 6ठी शताब्दी में कुरोश ए बोजोर्ग, साइरस महान के अधीन फारसी साम्राज्य के एकीकरण से यूनान के अनुभवहीन राज्यों के लिए बड़ा संकट उत्पन्न हो गया। पूर्व और पश्चिम के बीच संघर्ष का समाधान ही क्षेत्र के संपूर्ण भविष्य को बना सकता था। यूनान के लोगों के लिए यह जीवन को बनाए रखने का सवाल था, जबकि दूसरी ओर फारस के निवासियों के लिए यूनान पर कब्जा करना सिर्फ उनकी साम्राज्यवादी योजना का हिस्सा था। फिर भी फारस के युद्धों का महत्व है, क्योंकि उनके कारण शताब्दियों की उद्देश्यपूर्ण पारस्परिक क्रिया के बाद ग्रीस और समीपवर्ती पूर्व के बीच अलगाव हो गया। 490 ईसा पूर्व में पहला फारस युद्ध थोड़े समय का था। फारस ने लगभग 20,000 पैदल सैनिकों और 800 घुड़सवारों की छोटी सी फौज एथेंस को सबक सिखाने के लिए भेजी, क्योंकि एथेंस ने एशिया माइनर में एक छापामारी में भाग लिया था। यूनानियों ने 10,000 सैनिकों के साथ एटिक प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर मैराथन के मैदान में उस फौज का मुकाबला किया। यूनानी रण कौशल, उनके बढ़िया बख्तर और नई व्यूह रचना का संयोजन इस युद्ध में निर्णायक सिद्ध हुआ और फारसी सेना को खदेड़ दिया गया।